आज तारीख है 29 दिसंबर 2025। 29 दिसंबर 2025। नमस्कार। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। बिल्कुल। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। और आज का विश्लेषण बहुत गहरा होने वाला है। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज का दिन खासकर पॉलिटी और गवर्नेंस के लिहाज से बहुत ही एक्शन पैक्ड रहा है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे वेस्ट बंगाल से। हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। हाँ, एक मामूली सी दिखने वाली तकनीकी गड़बड़ ने 32 लाख वोटर्स के अधिकारों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। 32 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और ये मामला टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और फेडरलिज्म के टकराव की एक जबरदस्त केस स्टडी है। और इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जहां उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का मामला चल रहा है। जी। ये केस सिर्फ एक अपराधी की जमानत का नहीं है, बल्कि ये बेल इज द रूल के सिद्धांत, जघन्य अपराधों में सजा की गंभीरता और हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की रफ्तार पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ता है। बिल्कुल। और ये बहस बहुत जरूरी है, खासकर जब न्याय में देरी की बात आती है। सही। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में हम 75 साल पुराने भारत-ईरान संबंधों की परतों को खोलेंगे। देखेंगे कि ये रिश्ता तेल की खरीद फरोख्त से आगे बढ़कर चाबहार पोर्ट और INSTSC जैसे स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर्स तक कैसे पहुंचा है। और इकोनॉमी में एक बहुत ही तीखा और सोचने पर मजबूर करने वाला विश्लेषण करेंगे कि इनोवेशन के इस दौर में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में इतना क्यों पिछड़ गया है। एक अकेली चीनी कंपनी का R&D बजट पूरे भारत से ज्यादा है। ये बात हमें बहुत कुछ बताती है। वाओ, दैट्स अ पावरफुल पॉइंट। ये तो वाकई चौंकाने वाला है ना? और हमेशा की तरह हम सेशन के आखिर में प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, मेंस के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। और एक क्विज भी होगा। हाँ, और एक क्विज से अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। बिल्कुल। तो आज की हेडलाइन वेस्ट बंगाल से है। वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी CEO के ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है जी। और उस सर्कुलर में सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स यानी DEOs को कहा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR कह रहे हैं, उसके तहत जो पर्सनल हियरिंग्स चल रही थी उन्हें फौरन रोक दिया जाए। हाँ, इमीडिएटली रोक दिया जाए। और ये हियरिंग्स करीब 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स की थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अनमैप्ड वोटर होता क्या है? सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये शब्द है तो टेक्निकल, पर इसका फंडा बहुत सिंपल है। अच्छा। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में एक नया रजिस्टर बना है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के नाम हैं। 2025 का रजिस्टर। ठीक है। अब प्रिंसिपल सर कहते हैं कि इस नए रजिस्टर के हर नाम को 20 साल पुराने यानी 2002 के रजिस्टर से मिलाकर देखो। ओके, क्यों? ताकि पता चले कि कोई फर्जी स्टूडेंट तो नहीं है। मतलब हर नए स्टूडेंट का कोई ना कोई पुराना लिंक, कोई लाइनेज मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आपका नाम नए रजिस्टर में अमित कुमार है और पुराने में अमित के था। हो सकता है। या हो सकता है कि पुराने रजिस्टर के उस पन्ने की फोटो ठीक से नहीं आई, वो धुंधली थी। तो कंप्यूटर क्या करेगा? वो तो मैच नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। वो कहेगा कि ये अमित कुमार मुझे पुराने रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा, ये अनमैप्ड है। अच्छा, तो अनमैप्ड का मतलब फर्जी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये है कि सिस्टम पुराने और नए डेटा को जोड़ नहीं पा रहा, उसे लिंक नहीं कर पा रहा। आपने बिल्कुल सही समझा। अनमैप्ड का मतलब अनलिंक्ड है, फेक नहीं। और वेस्ट बंगाल में यही हुआ। तो वहां पर सीन क्या हुआ? एग्जैक्टली यही हुआ। ये कि 2002 की जो मतदाता सूची थी, जिसे लेगेसी डेटा बेसलाइन माना गया। मतलब वो पुराना वाला रजिस्टर। हाँ, वो पुराना रजिस्टर। वो एक डिजिटल फोटो जैसी फाइल में थी। मतलब उसे आप एडिट नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। अच्छा। जब उस फोटो से डेटा निकालकर एक एक्सेल शीट जैसी मशीन रीडेबल फाइल, जिसे CSV फॉर्मेट कहते हैं, उसमें डाला गया, तो उस कन्वर्जन में गड़बड़ी हो गई। ओहो, मतलब डेटा ट्रांसफर में ही एरर आ गया। बिल्कुल। बहुत से नाम, पते या तो गलत आ गए या आए ही नहीं। अब बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के ऐप ने
जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, हम्म। उसने इस गड़बड़ की वजह से हजारों लाखों असली जेन्युइन वोटर्स को भी अनमैप्ड दिखा दिया। और क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटेड था, उसने बिना सोचे समझे इन 32 लाख लोगों को पर्सनल हियरिंग के लिए नोटिस भेज दिए। हाँ, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सिस्टम ने फ्लैग किया और सिस्टम ने ही नोटिस जारी कर दिया। मतलब एक आम इंसान जो सालों से वोट डाल रहा है, उसके घर अचानक एक नोटिस आता है कि आओ और साबित करो कि तुम असली वोटर हो। बिल्कुल। इससे तो पैनिक फैलना लाजमी है। और यही हुआ, लोगों में घबराहट फैल गई और राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस ने इसे उत्पीड़न और राजनीतिक साजिश का आरोप लगा दिया। लेकिन ईसीआई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस प्रक्रिया को रोका, जो दिखाता है कि उन्होंने गलती को स्वीकारा है। ये एक अच्छी बात है। ये तो है। अब आते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव पर। ये मामला जीएस पेपर 2 के लिए एक सोने की खान जैसा है ना? सोने की खान, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी ईसीआई है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, फेडरलिज्म के मुद्दे हैं जहां केंद्र और राज्य में टकराव दिखता है, और डिजिटल गवर्नेंस की चुनौतियां भी। सबसे बढ़कर कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करें कि वो लोगों की मदद करे, उन्हें परेशान ना करे। तो चलिए पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। इस एक खबर से प्रीलिम्स के लिए क्या-क्या निकल सकता है? प्रीलिम्स के लिए कम से कम 4-5 चीजें बहुत जरूरी हैं। बताइए। पहला, इलेक्शन कमीशन की हायरार्की, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, जो आर्टिकल 324 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। राज्य के स्तर पर होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ, जो ईसीआई का प्रतिनिधि होता है, पर वो राज्य सरकार का ही एक सीनियर अधिकारी होता है। अच्छा, वो ईसीआई का डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होता? नहीं, वो ईसीआई के सुपरिंटेंडेंस में काम करता है। फिर जिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ, जो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। ओके। और फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ, जिसके पास असल में वोटर लिस्ट बनाने और रिवाइज करने की कानूनी शक्ति होती है। तो इस केस में सीईओ के ऑफिस से डीओस को निर्देश गया। बिल्कुल, ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हायरार्की समझ आ गई। दूसरा पॉइंट? दूसरा, इलेक्टोरल रोल्स का कानूनी आधार। ये शक्ति कहां से आती है? ये शक्ति रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, हाँ 1950 से आती है। अच्छा, 1950 वाले एक्ट से। हाँ, ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। 1951 वाला एक्ट चुनाव कराने, कंडक्ट करने से जुड़ा है, जबकि 1950 वाला एक्ट वोटर लिस्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन, इन सब की तैयारी से जुड़ा है। ये बहुत क्रूशल डिस्टिंक्शन है। अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तीसरा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का कॉन्सेप्ट। ये नॉर्मल रिवीजन से कैसे अलग है? देखिए, हर साल एक एनुअल समरी रिवीजन होता है। उसका मुख्य फोकस होता है नए वोटर्स को जोड़ना जो 18 साल के हो गए हैं। लेकिन एसआईआर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंटेंसिव है। ये एक ज्यादा गहरी और सख्त प्रक्रिया है जिसमें पूरी लिस्ट को नए सिरे से वेरीफाई किया जा सकता है। ऐसा तब किया जाता है जब ईसीआई को लगता है कि लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं। तो बंगाल में एसआईआर चल रहा था? हाँ, बंगाल में एसआईआर चल रहा था। और चौथा पॉइंट प्रीलिम्स के लिए है माइक्रो ऑब्जर्वर। ये कौन होते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं जिन्हें ईसीआई चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त करता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। ओके, ये तो प्रीलिम्स के पॉइंट्स हो गए। मेंस में इस केस स्टडी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मेंस में आप इसे टेक्नोलॉजी एज अ डबल एज स्वॉर्ड यानी प्रौद्योगिकी एक दोधारी तलवार है वाले आर्ग्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? आप बता सकते हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस के लिए अपनाई गई तकनीक अगर ठीक से लागू ना हो तो मास एक्सक्लूजन यानी बड़े पैमाने पर बहिष्कार का कारण बन सकती है। ये फेडरल टेंशन्स का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां केंद्र की एजेंसी ईसीआई और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई। और एथिक्स पेपर के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जीएस पेपर 4 में ये केस दिखाता है कि ऑटोमेशन कभी भी एक अधिकारी के विवेक यानी डिस्क्रिशन को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। एक ईआरओ की कानूनी जिम्मेदारी को एक कंप्यूटर एल्गोरिथम पर नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल। चलिए, इस मामले की संवैधानिक और कानूनी गहराइयों में उतरते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 ईसीआई को सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की शक्ति देता है। ये शब्द सुनने में तो बहुत पावरफुल लगते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी ईसीआई की है और इस काम के लिए उसके पास लगभग असीमित शक्तियां हैं। असीमित? एक तरह से, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने टीएन सेशन के केस में कहा था कि जहां कोई कानून नहीं है या कानून चुप है,
वहां ईसीआई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके निर्देश जारी कर सकता है ताकि चुनाव की पवित्रता बनी रहे। अच्छा। ये शक्तियां उसे कार्यपालिका यानी सरकार के किसी भी दबाव से मुक्त रखने के लिए दी गई हैं। इसी आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करके ईसीआई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, जो किसी कानून का हिस्सा नहीं है पर सब पर बाध्यकारी होता है। वाओ, ये तो बहुत ही वाइड पावर्स हैं। और आर्टिकल 325 आर्टिकल 325 भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। कैसे? ये कहता है कि किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से मना नहीं किया जा सकता और ना ही इन आधारों पर किसी स्पेशल इलेक्टोरल रोल की मांग की जा सकती है। मतलब कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे? बिल्कुल, एक देश एक मतदाता सूची। ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मजबूती देता है, जो हमें आर्टिकल 326 से मिलता है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 पर। इसका सेक्शन 22 इस पूरे मामले के केंद्र में है। ये क्या कहता है? सेक्शन 22 ईआरओ को शक्ति देता है कि वो वोटर लिस्ट में किसी एंट्री को करेक्ट कर सकता है या किसी का नाम हटा डिलीट कर सकता है। तो फिर दिक्कत क्या है? ईआरओ तो कर ही सकता था। दिक्कत है उस सेक्शन के प्रोवाइजो में, उसकी शर्त में। अच्छा, और वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि किसी भी नाम को हटाने से पहले उस व्यक्ति को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी सुनवाई का एक उचित अवसर देना अनिवार्य है। वेस्ट बंगाल में जो सिस्टम जनरेटेड नोटिसेस गए, वो इसी उचित अवसर के सिद्धांत पर सवाल खड़े कर रहे थे। कैसे? नोटिस तो दिया ही गया था। नोटिस दिया गया था, लेकिन वो एक मानवीय विवेक के बिना एक तकनीकी गड़बड़ी के आधार पर भेजा गया था। क्या ये उचित अवसर है? क्या 32 लाख लोगों को एक साथ नोटिस भेजना रीजनेबल है? कानून का मकसद है कि ईआरओ केस टू केस बेसिस पर अपना दिमाग लगाए। मतलब कानून कहता है कि अधिकारी को अपना दिमाग लगाना है, सिर्फ कंप्यूटर के कहने पर एक्शन नहीं लेना है। बिल्कुल। और यहीं पर ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का भी सवाल उठता है, जैसा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने उठाया था। बिल्कुल, उनकी चिंता बहुत जायज थी। क्या चिंता थी उनकी? उनका कहना था कि अगर कल को किसी असली वोटर का नाम गलती से कट जाता है तो कानूनी तौर पे जिम्मेदार ईआरओ होगा, ना कि वो सॉफ्टवेयर जिसने गलती की। सही बात है। लेकिन सिस्टम ड्रिवन डिलीशंस में ईआरओ की भूमिका सिर्फ एक रबर स्टैम्प जैसी रह जाती है। यह अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। आप काम किसी से करवा रहे हैं और जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे हैं। ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। तो इस पूरी घटना से हम क्या सबक सीख सकते हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सबसे पहला और जरूरी सबक है ह्यूमन इन द लूप का सिद्धांत अपनाना। ह्यूमन इन द लूप? ये क्या? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी को डिसीजन मेकर मत बनाइए, उसे असिस्टेंट बनाइए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ रेड फ्लैग्स उठाने के लिए करें। फाइनल डिसीजन हमेशा एक ट्रेन्ड ह्यूमन ऑफिसर ही ले। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और दूसरा, एक हाइब्रिड वेरिफिकेशन मॉडल होना चाहिए। डिजिटल फ्लैगिंग के बाद मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन हो, खासकर उन मामलों में जहां बड़ी संख्या में लोगों पर असर पड़ रहा है। बीएलओस को वापस एम्पावर्ड करना होगा। तीसरा, डेटा इंटेग्रिटी ऑडिट। भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए हमें अपने सभी लेगेसी डेटा का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करना होगा, इससे पहले कि हम उसे एआई ड्रिवन सिस्टम्स में इस्तेमाल करें। और एक बात और, प्रशासनिक सुविधा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कभी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकार यानी राइट टू वोट से ऊपर नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। ईसीआई का इरादा वोटर लिस्ट को साफ करना था, जो सही है, लेकिन प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए थी। एकदम सही कहा। The ends don't always justify the means, बिल्कुल। especially in a democracy. बिल्कुल। अब चलते हैं पॉलिटी की दूसरी बड़ी खबर पर, जो न्यायपालिका से जुड़ी है। जी, ये मामला है उन्नाव रेप केस का, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की एक वेकेशन बेंच, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल है, सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। और ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के एक आदेश के खिलाफ है। उस आदेश में क्या था? हाई कोर्ट ने इस केस में दोषी निष्कासित बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया था। सजा क्या थी? सजा थी आजीवन कारावास। हाईकोर्ट का तर्क था कि सेंगर 7 साल से ज्यादा जेल में काट चुका है और उसकी अपील पर सुनवाई में भी और कई साल लग सकते हैं। तो ये न्यायिक देरी यानी जुडिशियल डिले का एक क्लासिक मामला है। बिल्कुल। लेकिन इस फैसले के खिलाफ पीड़िता और उसके परिवार ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया। उनका कहना है कि सेंगर के बाहर आने से उनकी जान को खतरा है।
तो यहाँ दो पक्ष आमने सामने हैं, एक दोषी का लिबर्टी का अधिकार और दूसरी तरफ पीड़िता का सेफ्टी का अधिकार। यूपीएससी के लिए इस केस में क्या खास है? यह केस जीएस पेपर 2 जुडिशरी और जीएस पेपर 4 एथिक्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। प्रीलिम्स में सेक्शन 389 ऑफ बीएनएसएस, जो भारतीय न्याय संहिता का है और जो पहले सीआरपीसी का हिस्सा था, वो पूछा जा सकता है। ये सेक्शन किस बारे में है? ये सजा के निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का प्रावधान करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का अपेलेट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 136 भी जरूरी है। मेंस में तो ये बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन वाली बहस से सीधा जुड़ता है। हाँ, और ये उस बहस को एक नए स्तर पर ले जाता है। वो कैसे? सवाल ये है कि क्या बेल इज द रूल का सिद्धांत पॉक्सो जैसे जघन्य अपराधों पर भी उसी तरह लागू होना चाहिए? क्या हर केस में इसे मैकेनिकली अप्लाई कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, क्या न्यायिक देरी किसी दोषी को, जिसे शेष प्राकृतिक जीवन, रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ के लिए सजा मिली हो, रिहा करने का आधार बन सकती है? ये रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ वाली सजा नॉर्मल लाइफ टर्म से कैसे अलग है? ये आपने पहले भी मेंशन किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सामान्य आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सरकार 14 साल के बाद दोषी के अच्छे व्यवहार के आधार पर उसकी सजा को कम रिमिट कर सकती है। अच्छा, मतलब वो 14 साल बाद छूट सकता है? हाँ, इसकी संभावना रहती है। लेकिन जब कोर्ट रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ की सजा सुनाती है, तो इसका मतलब होता है कि दोषी अपनी मौत तक जेल में रहेगा और उसे कोई रिमिशन नहीं मिलेगी। ओहो। ये सजा उन मामलों में दी जाती है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो नहीं होते, लेकिन बेहद क्रूर और सोसाइटी के कॉन्शियंस को झकझोरने वाले होते हैं। सेंगर को यही सजा मिली थी। और हाईकोर्ट ने इसे सस्पेंड करने के लिए किस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया? सेक्शन 389 सीआरपीसी, जो अब सेक्शन 418 बीएनएसएस है, उसके तहत एपेलेट कोर्ट को ये शक्ति है कि जब तक अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, वो सजा को सस्पेंड कर सकता है और दोषी को जमानत दे सकता है। तो हाईकोर्ट ने अपनी शक्तियों के भीतर ही काम किया। हाँ, कानूनी तौर पर तो किया। और हाईकोर्ट ने कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977 के एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संज्ञान लिया होगा। उस केस में क्या कहा गया था? कश्मीरा सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मानवीय बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी दोषी की अपील पर सालों साल सुनवाई नहीं हो सकती, तो उसे अनिश्चित काल तक जेल में रखना आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का उल्लंघन है। सही बात है। कोर्ट ने कहा कि अपील में बरी होने की संभावना हमेशा रहती है, और अगर कोई व्यक्ति 10 साल जेल में रहने के बाद बरी होता है, तो उसके खोए हुए 10 साल कौन लौटाएगा? ये तो बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। और इसी सिद्धांत पर हाईकोर्ट अक्सर लंबी सजा काट चुके दोषियों को जमानत दे देती हैं। लेकिन सीबीआई और पीड़िता का तर्क इससे अलग है। बिल्कुल, उनका तर्क विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस पर आधारित है। मतलब न्याय करते समय हमें पीड़िता को केंद्र में रखना चाहिए। सीबीआई का कहना है कि पॉक्सो जैसे कानून का मकसद ही समाज में एक कड़ा संदेश देना है। अगर ऐसे मामलों में भी न्यायिक देरी के आधार पर सजा सस्पेंड होने लगेगी, तो कानून का डर खत्म हो जाएगा। और पीड़िता की सुरक्षा का भी सवाल है। बिल्कुल। दूसरा और सबसे बड़ा तर्क यही है, दोषी एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसके बाहर आने से गवाहों और पीड़िता की सुरक्षा को सीधा खतरा है। ये लिबर्टेरियन यानी स्वतंत्रतावादी और विक्टिमोलॉजिकल यानी पीड़ित केंद्रित न्याय के दृष्टिकोणों के बीच का एक सीधा टकराव है। तो इस समस्या की जड़ तो न्यायपालिका की प्रणालीगत विफलता यानी सिस्टेमिक फेलियर है ना? अगर अपील पर सुनवाई 2-3 साल में हो जाए तो ये नौबत ही नहीं आएगी। एग्जैक्टली। द रूट कॉज इज द बैकलॉग ऑफ केसेस। न्यायपालिका की अपेलेट जस्टिस समय पर देने में असमर्थता ही इस पूरे संकट का कारण है। जब न्याय में देरी होती है, तो इस तरह के मुश्किल हालात पैदा होते हैं, जहां आपको एक दोषी के मानवाधिकार और एक पीड़िता की सुरक्षा के बीच चुनना पड़ता है। ये एक ट्रैजिक चॉइस है। तो इसका समाधान क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा। जैसे? ये तो होना ही चाहिए। दूसरा, विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट को जमानत की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना। ये क्या होता है? जमानत पर फैसला देने से पहले कोर्ट को एक फॉर्मल रिपोर्ट के जरिए ये आकलन करना चाहिए कि दोषी के बाहर आने से पीड़िता की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और तीसरा, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर मजबूती से लागू करना होगा,
जिसके लिए डेडिकेटेड फंड्स और पुलिस प्रोटेक्शन सेल की जरूरत है। बहुत ही संतुलित विश्लेषण। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन का रुख करते हैं। बिल्कुल। आज भारत और ईरान अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं 75th वर्षगांठ मना रहे हैं। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है ये। इस मौके पर ईरान के राजदूत ने एक ऑपेड लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इन संबंधों को तेल से आगे ले जाने का वक्त है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईरान चाहता है कि भारत उसे सिर्फ एक तेल सप्लायर, एक बायर सेलर रिलेशनशिप के तौर पर न देखे, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखे। पर दशकों से तो हमारा रिश्ता तेल पर ही आधारित था। हाँ, बिल्कुल था। दशकों तक भारत ईरान संबंध का आधार ऊर्जा ही रहा। भारत ईरान के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में से एक था, लेकिन यूएस सैंक्शंस के बाद 2019 के बाद से भारत को ईरान से तेल का आयात लगभग शून्य करना पड़ा। ओहो। अब ईरान कह रहा है कि चलिए तेल से आगे बढ़कर कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और रीजनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर एक गहरी साझेदारी बनाते हैं। और इस ऑपेड की टाइमिंग भी बहुत खास है। बहुत खास है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्तरवंची चाबहार पोर्ट और NISTC पर बात करने के लिए दिल्ली में है, तो ये कनेक्टिविटी वाला एंगल सबसे जरूरी लग रहा है। बिल्कुल। UPSC GS पेपर 2 के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। ये भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी, उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता और चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में कनेक्टिविटी के महत्व को समझने के लिए सेंट्रल है। ये तो है। और देखिए, हमारे रिश्ते की बुनियाद सिर्फ 75 साल पुरानी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। हमारी एक साझा आर्यन विरासत है। हमारी पवित्र किताबें ऋग्वेदा और अवेस्टा में भाषाई समानताएं हैं। मध्यकाल में फारसी हमारे दरबार की भाषा थी। अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक सबने इसका इस्तेमाल किया। सबके हिंदी यानी फारसी कविता का इंडियन स्टाइल यहीं फला फूला। मिर्जा बेदिल दहलावी इसके बहुत बड़े कवि थे। हाँ, ये हिस्टोरिकल कनेक्ट तो बहुत मजबूत है, लेकिन आज के जमाने में स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और ईरान हमें पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता देता है। एग्जैक्टली। यही इस रिश्ते का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पिलर है, और इसी पिलर के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, चाबहार पोर्ट और INSTC। चाबहार पोर्ट की बात करते हैं पहले। जी। ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? चाबहार पोर्ट जो भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है, वो सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है। ये चीन के गवादर पोर्ट का स्ट्रेटेजिक काउंटर है, जो वहां से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बस 72 किलोमीटर? हाँ, ये अफगानिस्तान और लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन देशों जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिस्तान तक पहुंचने का हमारा गेटवे है। हम पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना वहां तक अपना सामान भेज सकते हैं और वहां से रिसोर्स ला सकते हैं। और INST? अब जरा ये INST को डिटेल में समझाइए। ये सुएज कनाल से बेहतर कैसे है? INSC का पूरा नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोडल नेटवर्क है। मल्टी मोडल मतलब? समुद्र के रास्ते जोड़ता है, फिर वहां से रेल और सड़क के रास्ते अजरबैजान के बाकू से होते हुए रूस के मॉस्को तक जाता है। अच्छा, तो ये पूरा एक कॉरिडोर है? हाँ, एक पूरा कॉरिडोर। और इसके फायदे? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, ये पारंपरिक सुएज कैनाल रूट की तुलना में ट्रांसपोर्ट का समय 40% और लागत 30% तक कम कर देता है। 40% टाइम और 30% कॉस्ट, ये तो बहुत बड़ा सेविंग है। बहुत बड़ा। जो माल सुएज के रास्ते 40-50 दिन में पहुंचता है, वो INSTC से 25-30 दिन में पहुंच जाएगा। वाओ। दूसरा, ये हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट देता है। हाल ही में रेड सी में जो संकट हुआ, हुती विद्रोहियों के हमले, उसने दिखा दिया कि सुएज रूट कितना वल्नरेबल है। INSTC हमें उस पर निर्भरता से बचाता है। लेकिन भारत के लिए ये एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट भी तो है। बिल्कुल है। एक तरफ हमारे अमेरिका, इजराइल और UAE के साथ I2U2 जैसे ग्रुप में अच्छे रिश्ते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जिसके इन सभी देशों से तनावपूर्ण संबंध हैं। यही भारतीय विदेश नीति की खूबसूरती और चुनौती दोनों है। इसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। मल्टी अलाइनमेंट? हाँ, भारत वेस्ट एशियन क्वाड यानी I2U2 और ईरान के साथ अपने संबंधों को डीहाइफिनेट करके यानी अलग अलग रखकर चलता है। हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हैं। हम अमेरिका को समझाते हैं कि ईरान के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है। और हम ईरान को यह विश्वास दिलाते हैं कि I2U2 के साथ हमारे संबंध उसके खिलाफ नहीं है। ये तो बहुत ही फाइन बैलेंसिंग है। सैंक्शंस की वजह से हमारे व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा था। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहानी खुद बताते हैं। 2018-19
2018-19 में सैंक्शंस लगने से पहले हमारा बायलैटरल ट्रेड 17 बिलियन डॉलर था। $17 बिलियन। हाँ, सैंक्शंस के बाद 2020-23 में ये घटकर सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर रह गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा ड्रॉप। हाँ, ये दिखाता है कि हमें नॉन ऑयल सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मा और एग्रीकल्चर में व्यापार बढ़ाने की कितनी जरूरत है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है फाइनेंशियल इंसुलैरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें एक मजबूत रूपी रियाल पेमेंट गेटवे बनाना होगा ताकि हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पश्चिमी प्रतिबंधों की दया पर निर्भर न रहें। हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करें। दूसरा, कल्चरल सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना होगा। 75वीं वर्षगांठ जैसे मौकों का इस्तेमाल पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करने के लिए करना चाहिए। बॉलीवुड फिल्में, योग, ये सब बहुत पॉपुलर हैं ईरान में। बिल्कुल। ईरान से अब चलते हैं हमारे एक और पड़ोसी ओमान की तरफ। खबर है कि भारत ओमान के दुकम पोर्ट का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। ये चाबहार से कैसे जुड़ा है? ये चाबहार स्ट्रैटेजी का एक्सटेंशन है, या कह सकते हैं एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। दुकम पोर्ट को चाबहार का एक पूरक कॉम्प्लीमेंट्री नोड माना जा रहा है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसकी लोकेशन है। वो क्या है? दुकम पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर खुले अरब सागर में स्थित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वही रास्ता है ना जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है? हाँ, ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, एक चोक पॉइंट जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव होने पर ईरान इसे बंद करने की धमकी देता है। अगर ऐसा हुआ तो चाबहार पोर्ट भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ही है। दुकम हमें इस चोक पॉइंट के बाहर एक सुरक्षित लॉजिस्टिकल हब देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से बैकअप है। बैकअप भी है और एक फॉरवर्ड बेस भी है। 2018-2018 में भारत ने इस पोर्ट तक सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए पहुंच हासिल कर ली थी। हमारे नौसेना के जहाज वहां रुक सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं। तो ये एक तरह से डी-रिस्किंग है। चाबहार पर सैंक्शंस का खतरा है, जबकि ओमान पॉलिटिकली न्यूट्रल देश है, तो डूक एक सैंक्शंस फ्री विकल्प है। बिल्कुल। ये चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भारत की इंडियन ओशन रीजन में अपनी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। अब पड़ोस में ही एक और देश बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां से रिश्तों में कुछ तनाव की खबर है। जी, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान जारी किया है और भारत द्वारा वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई गई चिंताओं को अनफाउंडेड, एग्जैजरेटेड और मिसलीडिंग नैरेटिव्स पर आधारित बताया है। ये तो काफी कड़े शब्द हैं। डिप्लोमेसी में ये बहुत कड़े शब्द माने जाते हैं। यह बयान तब आया जब भारत ने हाल ही में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग और कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों पर हुए हमलों की निंदा की थी। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक झटका है। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश के रुख में ये बदलाव क्यों दिख रहा है? शेख हसीना की सरकार को भारत का मजबूत समर्थक माना जाता था। उनके हटने के बाद जो अंतरिम सरकार आई है, वो भारत के प्रति ज्यादा मुखर और असर्टिव रुख अपना रही है। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना चाहती है कि वो भारत के दबाव में नहीं है। मिसलीडिंग नैरेटिव्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल डिप्लोमैटिक लैंग्वेज में ट्रस्ट डेफिसिट को दिखाता है। भारत के लिए ये एक मुश्किल स्थिति है, एक डिप्लोमैटिक डायलेमा। हाँ, ये कैच-22 सिचुएशन है। वो कैसे? अगर भारत अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चुप रहता है, तो भारत में घरेलू राजनीति में उसकी आलोचना होती है, और अगर वो इस मुद्दे को उठाता है, तो बांग्लादेश इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है और चीन या पाकिस्तान के और करीब जा सकता है। इसका सबसे अच्छा समाधान बैक चैनल डिप्लोमेसी है, यानी सार्वजनिक बयानों के बजाय शांत कूटनीति का इस्तेमाल करना और पीपल टू पीपल टाइज को मजबूत बनाए रखना। बिल्कुल। चलिए अब रुख करते हैं इकोनॉमी सेक्शन का, जहां एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जी। इकोनॉमी में आज हम बात कर रहे हैं द ग्रैंड रिसर्च डेफिसिट की। सांसद शशि थरूर ने एक संपादकीय में भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इकोसिस्टम की हालत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा एक आंकड़ा है, और वो आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। अच्छा। भारत का ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D यानी GERD, ये R&D पर होने वाला हमारा कुल खर्च है, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर। ठीक है। वो हमारी GDP का सिर्फ 0.64%, 0.64% से 0.7%, 0.7% के बीच अटका हुआ है। 1% से भी कम। हाँ, एक दशक से ज्यादा से। ये एक विकसित देश बनने की आकांक्षा रखने वाले
किसी भी देश के लिए बहुत ही कम है। और इसकी तुलना जब हम दूसरे देशों से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती होगी। बिल्कुल। इजराइल, जो इनोवेशन का पावर हाउस माना जाता है, अपनी जीडीपी का 5.4% R&D पर खर्च करता है। 5.4 हमसे लगभग 8 गुना ज्यादा। हाँ, यूएसए 3.5%, 3.5% और चीन 2.4%, 2.4% खर्च करता है, और हम 0.7% पर हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तुलना जो संपादकीय में की गई है, वो एक देश की नहीं, एक कंपनी की है। हाँ, वो हुआवे वाला आंकड़ा, वो तो होश उड़ा देने वाला है। एक अकेली चीनी कंपनी हुआवे ने 2023 में R&D पर $23.4 बिलियन, $23.4 बिलियन खर्च किया। 23.4 बिलियन डॉलर्स। हाँ, ये रकम भारत सरकार और भारत की सभी प्राइवेट कंपनीज के कुल मिलाकर R&D खर्च से भी ज्यादा है। क्या बात करें, एक कंपनी का खर्च हमारे पूरे देश से ज्यादा। हाँ, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक वेकअप कॉल है। ये हमें बताता है कि इनोवेशन की रेस में हम कितना पीछे हैं। तो क्या हमारी जुगाड़ और फ्रूगल इनोवेशन की मानसिकता ही हमें डीप टेक रिसर्च में निवेश करने से रोक रही है? क्या हमारा कम में काम चलाने का गुण ही अब विकसित भारत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है? आपने बहुत गहरी बात कही। यही इस बहस का सार है। जुगाड़ छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छा है, लेकिन ये हमें सेमीकंडक्टर्स, AI मॉडल्स या जेट इंजन्स बनाने में मदद नहीं कर सकता। सही बात है। उसके लिए डीप, पेशेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो हमारे R&D इकोसिस्टम से गायब है। GS पेपर 3 के लिए ये टॉपिक क्रिटिकल है। ये मिडिल इनकम ट्रैप के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जब कोई देश अपनी लो कॉस्ट लेबर की एडवांटेज खो देता है, मतलब वो अब सस्ता नहीं रहता। अच्छा। लेकिन हाई वैल्यू इनोवेशन में compete करने लायक बन नहीं पाता, वो बीच में ही फंस जाता है। ओहो। भारत पर इस जाल में फंसने का खतरा मंडरा रहा है। अगर हम R&D और इनोवेशन में निवेश नहीं करेंगे तो हम हाई इनकम इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बन जाएंगे, पर कैपिटा इनकम में गरीब ही रहेंगे। हमारे R&D स्पेंडिंग के स्ट्रक्चर में भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, और वो समस्या है प्राइवेट सेक्टर की उदासीनता। मतलब विकसित देशों में R&D का लगभग 70% खर्च प्राइवेट सेक्टर करता है, क्योंकि इनोवेशन से उन्हें ही फायदा होता है। वो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेचते हैं। लेकिन भारत में उल्टा है। यहाँ लगभग 64% खर्च सरकार करती है और प्राइवेट सेक्टर का योगदान सिर्फ 36% के आसपास है। पर ऐसा क्यों है? हमारी इंडस्ट्री R&D करने के बजाय इंपोर्ट की हुई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर रही है, या फिर वो जुगाड़ पर चलती है। वो R&D को एक एक्सपेंस मानती है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF लेकर आई है। ये क्या बदलाव लाएगा? ANRF, जिसे ANRF एक्ट 2023 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है, R&D फंडिंग के लैंडस्केप को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। कैसे? इसका लक्ष्य अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ का एक कॉर्पस बनाना है। 50,000 करोड़? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 50,000 करोड़ में से 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से आने की उम्मीद है। ये R&D में इंडस्ट्री की भागीदारी को ड्रामेटिकली बढ़ाने का एक मैकेनिज्म है। मतलब ये फ्री राइडर प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश है, जहां प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि R&D सरकार करे और वो बस उसका फायदा उठाए। बिल्कुल। ANRF ट्रिपल हेलिक्स मॉडल को बढ़ावा देगा। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल? हाँ, जिसमें सरकार, शिक्षा और उद्योग मिलकर एक साथ काम करते हैं। अच्छा। एक और बड़ी समस्या जो ANRF एड्रेस करेगा वो है यूनिवर्सिटी रिसर्च की कमी। भारत में ज्यादातर R&D CSIR, DRDO, ISRO जैसे सरकारी साइलोज यानी अलग-थलग संस्थानों में होता है। हमारे विश्वविद्यालय रिसर्च के बजाय टीचिंग शॉप्स बनकर रह गए हैं। अच्छा। ANRF का एक बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालयों में रिसर्च इकोसिस्टम बनाने पर खर्च होगा। तो अब आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड साफ है। पहला, हमें 2030 तक GERD को GDP का कम से कम 2% तक ले जाने का एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करना होगा। 0.7 से 2%, ये तो बहुत एम्बिशियस है। एम्बिशियस है, पर जरूरी है। दूसरा, कॉर्पोरेट R&D को बढ़ावा देने के लिए वेटेड टैक्स डिडक्शंस जैसे फिस्कल इंसेंटिव्स को फिर से शुरू करने पर विचार करना होगा। आपका सपना अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था की इस गंभीर चिंता से आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण की स्थिति का जायजा लेते हैं। जी।
आज दिल्ली वालों की सुबह एक बार फिर जहरीली हवा और घने कोहरे के साथ हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार, यानी सिवियर कैटेगरी में चला गया। और इस बार प्रदूषण के साथ साथ मौसम की भी दोहरी मार पड़ी। वो कैसे? रेडिएशन फॉग यानी विकिरण कोहरे ने पूरी दिल्ली NCR को अपनी चादर में लपेट लिया, जिससे IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी गिरकर सिर्फ 50 मीटर रह गई। सिर्फ 50 मीटर? हाँ, नतीजा ये हुआ कि 128 उड़ानें रद्द हुई और 8 को डाइवर्ट करना पड़ा। IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये रेडिएशन फॉग क्या होता है? ये नॉर्मल कोहरे से अलग कैसे है? ये कोहरा बनने की एक खास प्रक्रिया है जो अक्सर सर्दियों की रातों में होती है, कर देती है और बहुत ठंडी हो जाती है। इससे जमीन के ठीक ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है। जब ये हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि अपने ड्यू पॉइंट यानी ओस बिंदु तक पहुंच जाए, तो उसमें मौजूद नमी पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और कोहरा बन जाता है। इसे ही रेडिएशन फॉग कहते हैं। और सर्दियों में एक और चीज होती है इन्वर्जन लेयर। वो इस समस्या को और कैसे बढ़ा देती है? इन्वर्जन लेयर इस समस्या को कई गुना बढ़ा देती है। वो क्या है? सामान्य तौर पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है। हाँ। लेकिन सर्दियों की रातों में जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो गर्म हवा की एक परत इस ठंडी हवा के ऊपर एक ढक्कन की तरह बैठ जाती है। इसे ही टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ओहो, एक ढक्कन जैसा बन जाता है। हाँ, और ये ढक्कन दिल्ली के सारे प्रदूषकों, गाड़ियों का धुआं, धूल, कंस्ट्रक्शन डस्ट को ऊपर वायुमंडल में जाने से रोक देता है। नतीजा, दिल्ली एक स्मॉग चैम्बर में बदल जाती है। एयरपोर्ट पे कम विजिबिलिटी से निपटने के लिए कैट I3B सिस्टम होता है। ये क्या है? कैट I3B एक बहुत ही एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS है। ये पायलट्स को लगभग जीरो विजिबिलिटी में भी रनवे पर सुरक्षित रूप से लैंड करने में मदद करने के लिए रेडियो सिग्नल्स और हाई इंटेंसिटी लाइटिंग का उपयोग करता है। कैट I3B की मदद से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी में भी लैंडिंग की जा सकती है। फिर भी 128 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। हाँ, क्योंकि इससे कम विजिबिलिटी होने पर या अगर कोई प्लेन या पायलट कैट 3 कंप्लायंट नहीं है, तो फ्लाइट्स को रद्द या डाइवर्ट करना ही पड़ता है। मेंस के नजरिए से देखें तो क्या ये सिर्फ एक मौसमी घटना है या इसमें प्रशासनिक विफलता भी शामिल है? ये दोनों का खतरनाक मिश्रण है। इंडो गैंजेटिक प्लेन की ज्योग्राफी और सर्दियों का मौसम इसे प्रदूषकों के लिए एक प्राकृतिक जाल बनाता है, ये सच है। लेकिन प्रदूषण का सोर्स तो मानव जनित है। बिल्कुल। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP जैसे उपाय एक रिएक्टिव टूल हैं, प्रिवेंटिव सोल्यूशन नहीं। जब प्रदूषण सिवियर हो जाता है तब हम एक्शन लेते हैं। मतलब आग लगने पे कुआं खोदते हैं? बिल्कुल। हम साल भर चलने वाले सॉल्यूशंस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को सख्ती से रोकना या वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारना, उन पर ध्यान नहीं देते। और इसका आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है। एक दिन में 128 उड़ानों का रद्द होना दिखाता है कि पर्यावरण का स्वास्थ्य अब सिर्फ एक सोशल इशू नहीं बल्कि एक कोर इकोनॉमिक इशू है। बिल्कुल, ये सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करता है, टूरिज्म को प्रभावित करता है और बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए एक बड़ा खतरा है। अब पर्यावरण को नजरअंदाज करने की कीमत सीधे सीधे GDP पर पड़ती है। अब चलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी एक जरूरी खबर पर। जी, दिल्ली पुलिस ने अर्बन टेररिज्म से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने एक्टिव शूटर और लोन वुल्फ आतंकी हमलों से निपटने के लिए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाने का निर्देश दिया है। और इसकी वजह है ऑस्ट्रेलिया में हुआ बॉन्डी बीच आतंकी हमला, तो हम दूसरे देशों की घटनाओं से सीख रहे हैं। हाँ, और ये एक अच्छी बात है। ये दिखाता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ग्लोबल टेरर ट्रेंड्स को लेकर सजग हैं। इस SOP का मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट पुलिस, PCR यूनिट्स और स्पेशलाइज्ड SWAT टीम्स के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है। अक्सर ऐसे हमलों के दौरान शुरुआती कुछ मिनटों में बहुत भ्रम, केओस की स्थिति रहती है। कौन कमांड में है, कहाँ जाना है, पता नहीं होता। इससे रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। SOP का मकसद इसी केओस को कोऑर्डिनेशन में बदलना है। मीन्स GS पेपर 3 के लिए इसके क्या मायने हैं? इसके 3 बड़े मायने हैं। पहला, ये आतंक के बदलते तरीकों, शिफ्ट इन टेरर टैक्टिक्स को दिखाता है। अब 26/11 जैसे बड़े संगठित हमलों की जगह एक्टिव शूटर या लोन वुल्फ मॉडल का खतरा बढ़ रहा है। ये क्या होता है? ये ऐसे हमलावर होते हैं जो अकेले या छोटे ग्रुप में काम करते हैं और भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे मॉल या मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाते हैं। इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, ये
गोल्डन आवर इन पुलिसिंग के महत्व को रेखांकित करता है। किसी भी क्राइसिस में शुरुआती 1 घंटा सबसे क्रूशियल होता है। ये एसओपी उसी गोल्डन आवर में एक यूनिफाइड और स्विफ्ट रिस्पांस सुनिश्चित करने के लिए है। और तीसरा, इसमें मॉल्स और मेट्रो स्टेशंस में मास कैजुअल्टी ड्रिल्स का आदेश दिया गया है, जो प्रिपेयर्डनेस को कागज से प्रैक्टिस में लाता है, जो भारतीय पुलिसिंग में एक बड़ी कमी रही है। बिल्कुल। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया के 2 बड़े सुधारों की। जी, विज्ञान के क्षेत्र में आज 2 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर चर्चा है। अच्छा, पहला है विज्ञान धारा स्कीम और दूसरा है शांति बिल। पहले विज्ञान धारा के बारे में बताइए। सुनने में किसी मैगजीन का नाम लगता है। हाँ, नाम काफी अच्छा है। विज्ञान धारा असल में एक यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब इसका 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। इसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता। अच्छा, इसने 3 मौजूदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम्स को एक ही अम्ब्रेला के नीचे ला दिया है, ताकि फंडिंग को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और योजनाओं के ओवरलैप से बचा सके। और इसका बजट कितना है? इसका कुल आउटले 10,579 करोड़ 10,579 करोड़ है 2021 से 26, 2021 से 26 के लिए। इसके मुख्य स्तंभ क्या है? इसके 3 मुख्य स्तंभ या पिलर्स हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी नए संस्थान बनाना और वैज्ञानिकों को ट्रेन करना। ठीक है। दूसरा, कोर R&D को फंड करना। और तीसरा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, यानी जो रिसर्च लैब्स में हो रही है उसे जमीन तक, लैब टू लैंड तक पहुंचाना। तो ये एक तरह से साइंस फंडिंग में ब्यूरोक्रेसी को कम करने की कोशिश है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा सुधार है शांति बिल। ये तो रेवोल्यूशनरी लग रहा है। ये रेवोल्यूशनरी ही है। शांति बिल, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। काफी लंबा नाम है। हाँ, पर काम भी बड़ा है। ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक पैराडाइम शिफ्ट है। वो कैसे? इसने 1962 के आर्केक एटॉमिक एनर्जी एक्ट को निरस्त कर दिया है और पहली बार भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है। वाओ, मतलब अब प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकती हैं? हाँ, अब प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर प्लांट्स ओन, कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट कर सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। इसका लक्ष्य 2047 तक भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचाना है, जो अभी सिर्फ 7.48 गीगावाट, 7.48 गीगावाट के आसपास है। भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने से सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं भी तो बढ़ेंगी। बिल्कुल, और इसी के लिए इस बिल ने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी वैधानिक दर्जा भी दिया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले AERB सरकार के एक ऑर्डर से बना था, अब वो संसद के कानून से बनी एक शक्तिशाली स्वतंत्र संस्था होगी। ये सुनिश्चित करेगी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी सेफ्टी के उच्चतम मानकों का पालन करें। अब आते हैं आज के सोशल इश्यूज के टॉपिक पर। चलिए। ये खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक पादरी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। जी। आरोप है कि वे प्रलोभन और धमकी देकर ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये घटना आर्टिकल 25 और राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों के बीच की बहस को फिर से सामने लाती है। ये तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत। और GS पेपर 2 फंडामेंटल राइट्स और GS पेपर 1 कम्युनलिज्म दोनों से जुड़ा है। इस पर संवैधानिक स्थिति क्या है? आर्टिकल 25 तो धर्म के प्रचार का अधिकार देता है ना? हाँ, आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रोफेस, आचरण करने, प्रैक्टिस और प्रचार करने, प्रोपेगेट का मौलिक अधिकार देता है। तो फिर ये कानून कैसे बन गए? क्योंकि सारा विवाद इस प्रोपेगेट शब्द की व्याख्या को लेकर है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने रेव स्टेनिस्लॉस वी स्टेट ऑफ MP 1977 के ऐतिहासिक मामले में यह साफ कर दिया था कि प्रचार करने के अधिकार में किसी दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। मतलब मैं अपने धर्म की अच्छी बातें बता सकता हूँ, पर किसी को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि राज्य पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर बल, धोखाधड़ी या लालच से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना सकता है। उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों के कानून इसी फैसले पर आधारित हैं। तो इस पर बहस के 2 पक्ष क्या हैं? इन कानूनों के समर्थक तर्क देते हैं कि ये कानून समाज के कमजोर वर्गों जैसे SCs, STs और महिलाओं को
प्रेडेटोरी प्रोसेलिटाइजेशन यानी धोखे और लालच से होने वाले धर्मांतरण से बचाते हैं। और आलोचक क्या कहते हैं? आलोचकों का तर्क है कि इन कानूनों में प्रलोभन या अल्योरमेंट जैसे शब्दों की परिभाषा बहुत अस्पष्ट और वाइड है। जैसे? उनका कहना है कि किसी गरीब को मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा देना भी प्रलोभन माना जा सकता है। इससे अल्पसंख्यक पादरियों और संस्थाओं को परेशान करने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है, जो अंततः अंतरात्मा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का हनन है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बहस है। चलिए, अब समय है आज के सभी टॉपिक्स को प्रीलिम्स के लिए जरूरी फैक्ट्स के रूप में रिवाइज करने का। बिल्कुल। मैं एक एक करके बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। जी। 1. विज्ञान धारा। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% केंद्र द्वारा फंडेड, आउटले है 10,579 करोड़। ठीक है। 2. शांति बिल। यह एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को निरस्त करता है, न्यूक्लियर पावर में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति देता है और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखता है। ओके। 3. INSTC। यह 7,200 किलोमीटर का रूट है जो भारत, ईरान और रूस को जोड़ता है। ये सुएज कैनाल से 30% सस्ता है। 4. सबके हिंदी। यह फारसी कविता का इंडियन स्टाइल है। इसके एक प्रमुख कवि मिर्जा बेदिल दहलवी हैं। राइट। 5. सेक्शन 22 RPA 1950। यह ERO को इलेक्टोरल रोल्स में एंट्रीज को करेक्ट या डिलीट करने की शक्ति देता है, लेकिन सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद। ठीक है। 6. आर्टिकल 324। ये ECI को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। 7. रेडिएशन फॉग। ये रात में जमीन के ठंडा होने से बनता है, जो दिल्ली में कम विजिबिलिटी का मुख्य कारण है। ओके। 8. कैट 3B। ये एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है जो 50 मीटर की विजिबिलिटी पर भी लैंडिंग की अनुमति देता है। ठीक है। 9. डूम पोर्ट। ये ओमान में स्थित एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है जो अरब सागर में है। राइट। 10. NRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये R&D फंडिंग के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका लक्ष्य 50,000 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। 11. ऑपरेशन सिंदूर। ओके। ये एक सुरक्षा अभियान है। ओके। 12. सेक्शन 389 BNSS। ये एपेलेट कोर्ट को अपील लंबित रहने के दौरान सजा को सस्पेंड करने की शक्ति देता है। ठीक है। 13. आर्टिकल 25। ये धर्म के प्रचार का अधिकार देता है जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है। 14. अनमैप्ड वोटर। ऐसा वोटर जिसका करंट डेटा लेगेसी डेटाबेस से डिजिटली लिंक नहीं हो पा रहा है। ठीक। 15. माइक्रो ऑब्जर्वर। ये चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने वाला एक केंद्र सरकार का अधिकारी होता है। बहुत बढ़िया, सारे फैक्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। चलिए। आज का पहला सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी से है। क्वेश्चन: शासन में प्रौद्योगिकी एक दोधारी तलवार है। यह प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है, लेकिन बहिष्कार को भी प्रभावी कर सकती है। पश्चिम बंगाल में हाल के अनमैप्ड वोटर विवाद के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें। चुनाव आयोग यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि डिजिटल सुधार नागरिकों को मताधिकार से वंचित न करें? ये एक बहुत ही अच्छा एनालिटिकल सवाल है। इसका जवाब लिखने के लिए आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना सकते हैं। कैसे? ठीक है। इंट्रोडक्शन, आप ECI के मैंडेट, आर्टिकल 324 और ERO नेट जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स का जिक्र करते हुए शुरू कर सकते हैं। फिर पश्चिम बंगाल की घटना का संक्षिप्त उल्लेख करें और बताएं कि यह कैसे टेक्नोलॉजी के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। ठीक है। बॉडी, इसके 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएं कि टेक्नोलॉजी कैसे डुप्लीकेट्स हटाती है, वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाती है और पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करती है। और दूसरे में? दूसरे हिस्से में कथन के दूसरे भाग पर आएं, यानी बहिष्कार। यहां वेस्ट बंगाल केस स्टडी को डिटेल में समझाएं। बताएं कि कैसे एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी मास डिलीशन नोटिसेस का कारण बनी। यहां आप डिजिटल डिवाइड और टेक्नोलॉजिकल एक्सक्लूजन जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेडरल और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे पर भी लिखें। और समाधान? वे फॉरवर्ड। समाधान के तौर पर हाइब्रिड वेरिफिकेशन मॉडल, ह्यूमन इन द लूप सिस्टम्स, रेगुलर डेटा ऑडिट्स और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स जैसे कॉन्क्रीट सुझाव दें। और कंक्लूजन? कंक्लूजन, इस बात पर जोर देते हुए समाप्त करें कि राइट टू वोट
आर्टिकल 326 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशनिज्म को इस पर हावी नहीं होने दिया जा सकता है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। अब दूसरा सवाल जीएस पेपर 2 IR से। जी। क्वेश्चन, पिछले 75 वर्षों में भारत ईरान संबंधों के रणनीतिक विकास का विश्लेषण करें। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंस्टीसी यूरेशिया के साथ भारत के जुड़ाव को कैसे पुनर्गठित करता है? इसके लिए आपकी रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है। बताइए। इंट्रोडक्शन। 75वीं वर्षगांठ का संदर्भ देते हुए बताएं कि कैसे भारत ईरान संबंध सिविलाइजेशनल टाइज से एनर्जी पार्टनरशिप और अब स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। बॉडी। इसके भी 2 हिस्से होंगे। पहले भाग में संबंधों के विकास इवोल्यूशन का विश्लेषण करें। बताएं कि कैसे भारत एक ऊर्जा खरीदार से चाबहार के जरिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना। यूएस सैंक्शंस के प्रभाव और भारत के बैलेंसिंग एक्ट का भी उल्लेख करें। और दूसरे हिस्से में INSTC। हाँ, दूसरे भाग में INSTC पर फोकस करें। इसके राउट को समझाएं, फिर इसके स्ट्रेटेजिक महत्व के पॉइंट्स बताएं। पहला, पाकिस्तान को बाईपास करना। दूसरा, चीन के BRI को काउंटर करना। तीसरा, व्यापार को 30% सस्ता और 40% तेज बनाना। चौथा, सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना। चुनौतियां भी लिखनी होंगी। हाँ, इन संबंधों में चुनौतियों का भी जिक्र करें, जैसे ईरान की जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, फाइनेंसिंग इश्यूज और यूएस सैंक्शंस का लगातार बना हुआ खतरा। और कंक्लूजन इस बात के साथ समाप्त करें कि INSTC भारत के लिए सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं, बल्कि यूरेशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्थापित करने का एक जरिया है। बहुत ही शानदार। चलिए अब अपने ज्ञान को परखते हैं आज के क्विज के साथ। बिल्कुल। पहला सवाल, विज्ञान धारा स्कीम के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1, यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60-40 की फंडिंग है। 2, इसका उद्देश्य कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं को एक ही ढांचे में समेकित करना है। 3, यह विशेष रूप से लैब टू लैंड प्रौद्योगिकी परिनियोजन को लक्षित करता है। A, केवल 1, B, केवल 2 और 3, C, केवल 1 और 3, D, 1, 2 और 3। थोड़ा सोचिए, सही जवाब है B, केवल 2 और 3। क्यों? पहला कथन गलत है क्योंकि विज्ञान धारा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका मतलब है कि यह 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है। बाकी दोनों कथन सही हैं। दूसरा सवाल, सबके हिंदी शब्द जो हाल ही में खबरों में था किससे संबंधित है? A, अरावली में सिंचाई की एक पारंपरिक विधि। B, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित फारसी कविता की एक शैली। C, भारत और ओमान के बीच एक नौसैनिक अभ्यास। D, ICAR द्वारा विकसित गेहूं की एक नई किस्म। इसका सही जवाब है B, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित फारसी कविता की एक शैली। यह मुगल काल की फारसी कविता की भारतीय शैली को संदर्भित करता है। तीसरा सवाल, 2025 में पारित शांति बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? A, विदेशी धन प्राप्त करने वाले NGOs को विनियमित करना। B, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना। C, UN मिशनों के लिए एक शांति सेना स्थापित करना। D, पूर्वोत्तर भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देना। सही जवाब है B, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना। बिल का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना है। चौथा सवाल, रेडिएशन फॉग जो अक्सर दिल्ली की सर्दियों में देखा जाता है, उसका सबसे अच्छा वर्णन क्या है? A, नम हवा के ठंडी सतह पर चलने से बना कोहरा। B, शांत साफ आसमान के नीचे रात भर में जमीन के ठंडा होने से बना कोहरा। C, जब गर्म बारिश ठंडी हवा से होकर गुजरती है तब बना कोहरा। D, एडियाबैटिक कूलिंग के कारण पहाड़ी ढलानों पर बना कोहरा। सही जवाब है B, रेडिएशन फॉग जमीन के रात में अपनी गर्मी रेडिएट करने से ठंडा होने पर बनता है। विकल्प A, एडवेक्शन फॉग का वर्णन करता है। और आखिरी सवाल, डुकुम पोर्ट जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, कहाँ स्थित है? A, ईरान। B, UAE। C, ओमान। D, सऊदी अरब। सही जवाब है C, ओमान। दुकुम पोर्ट ओमान में अरब सागर पर स्थित है, जो भारत को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चोक पॉइंट के बाहर रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है। तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण। चलिए आज के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं।
बिल्कुल। आज पॉलिटी में हमने वेस्ट बंगाल में ECI की तकनीकी चुनौती और RPA 1950 के सेक्शन 22 के महत्व को समझा। IR में हमने भारत ईरान संबंधों में INSTC और चाबहार के नए स्ट्रैटेजिक महत्व पर चर्चा की। हाँ। इकोनॉमी में हमने भारत के R&D खर्च जो GDP का सिर्फ 0.7% है और ANRF की भूमिका का विश्लेषण किया। साइंस एंड टेक में SANTI बिल द्वारा न्यूक्लियर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन और विज्ञान धारा स्कीम को समझा। बिल्कुल। और एनवायरनमेंट में हमने दिल्ली के AQI संकट और रेडिएशन फॉग के कंसेप्ट को जाना। जी। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। बिल्कुल। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। जरूर कीजिए। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो। धन्यवाद। धन्यवाद।